नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरडीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हम मेवाड़ राजवंश का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने पिछली कक्षाओं में जो है राणा शाका का प्रारंभ कर दिया है। राणा शाका के राणा हम्मीर को और राणा खेता को हमने पढ़ लिया है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले राणा को पढ़ेंगे जिनका नाम है राणा लाखा। राणा लाखा राणा लाखा शासक बने हैं 1382 में और 1421 तक के राजा रहे हैं। राणा लाखा की जानकारी प्राप्त करते हुए हम देखते हैं कि राणा लाखा जो हैं इनके समय में जावर में चांदी की खाने में प्राप्त हुई थी। चांदी की खाने प्राप्त हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये बड़े ही भाग्यशाली राजा हैं। चांदी सीसा और जस्ता के साथ में प्राप्त होती है। सीसा जस्ता जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ चांदी निश्चित रूप से मिलती है। पहले सीसा जस्ता की खदानें मेवाड़ में थी, लेकिन चांदी जो है वो इनके काल में प्राप्त हुई, तो ये बड़े भाग्यशाली राजा कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके यहाँ पर दो बड़े ही विद्वान लोग रहते थे जिनका नाम है धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। जोटिंग भट्ट। इनके अलावा राणा लाखा के काल में ऐसा कहा जाता है कि एक बंजारा था। बंजारा जाति पहले के समय में व्यापार किया करती थी। व्यापार का जो भी सामान होता था उसको इधर उधर ढोया करती थी और व्यापारिक जातियों की श्रेणी में आती थी। और एक व्यक्ति था जिसका नाम है चीतर बंजारा। चीतर बंजारा। चीतर बंजारा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चीतर बंजारा का एक बेल होता है, वो बेल से बड़ा प्यारा होता है और जब वो बेल मर जाता है ना तो उस बेल की स्मृति में चीतर बंजारा अपने एक बेल की स्मृति में एक झील का निर्माण कराता है जिसका नाम है पिछोला झील। तो चीतर बंजारा अपने बेल की स्मृति में एक झील का निर्माण करवाता है। उस झील का नाम क्या है? पिछोला झील। अब पिछोला झील जो है उसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा हमारे सामने आता है राणा लाखा के काल का। राणा लाखा जो है वो कहानियों किस्सों के राजा हैं। अगर आप उनको सामान्य रूप में भी सुन ले तो कभी भी दोबारा नहीं भूलोगे। राणा लाखा ऐसे दिमाग पर छप जाते हैं। पिछोला झील के किनारे एक बड़ी ही रोचक घटना होती है। होता क्या है कि एक नट होता है, नट। नट जाति क्या करती है साहब? तो आप लोगों ने आज के दौर में जो चौराहा होता है, चौराहा बस स्टैंड पर देखा होगा कि एक रस्सी बंधी होती है दोनों ओर से और उस रस्सी पर एक बालिका जो होती है वो हाथ में डंडा लिए चलती रहती है और वहां पर बड़े ही दुख दर्द भरे गाने बजते रहते हैं। तो वो असल में वो खेल कौन सा है? नटों का खेल है। वो नट जाति उस खेल को खेलती है। रस्सी पर वो चलने की कला का प्रदर्शन करते हैं। तो एक नट क्या करता है, राणा लाखा के पास आता है और राणा लाखा से कहता है कि साहब कि मेरी नटनी है ना बहुत ही जोरदार रोचक खेल दिखाती है और वो रस्सी पर काफी लंबा समय तक चल सकती है। तो राणा लाखा कहते हैं देख भाई, मेरे पास और भी काम है और नटनियों का काम यही है कि वह रस्सी पर चल करके खेल दिखाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सब नट यही कर रहे, तेरी नटनी ऐसा क्या खास काम कर लेगी? तो उसने कहा कि साहब मेरी गलकी, ऐसे उसका नाम था गलकी। तो वो जो है वो इतनी सामर्थ्यवान है, उसका कंसंट्रेशन इतना अच्छा है कि वो पिछोला पार कर सकती है। क्या पार कर सकती है? पिछोला झील। ध्यान रखे, पिछोला झील कोई छोटी मोटी झील नहीं है, बहुत बड़ी झील है। राणा लाखा ने कहा कि तुझे सुबह से कोई नहीं मिला, पिछोला झील को पार कर जाएगी तेरी नटनी। उसने कहा कि राणा जी मैं कह रहा हूँ कि मेरी नटनी इतनी सामर्थ्यवान है कि वो पिछोला भी पार कर सकती है रस्सी पर चलते हुए। राणा लाखा ने कहा अगर ये सब हो गया ना तो मैं तुझे आधा मेवाड़ राज्य जो है वो दे दूंगा। राणा लाखा ने शर्त रख दी कि यदि तेरी नटनी पार कर जाए, ऐसी कोई नटनी हो जो पिछला पार कर जाए, इतनी बात हो, मैं आधा राज दूंगा तुझे। डिंडोरा पिटवा दिया गया। सारे लोगों को सूचना दे दी कि राणा लाखा ने ऐसी घोषणा की है कि यदि नटनी पिछला पार कर जाती है तो आधा राज्य दे देंगे राणा लाखा। और बहुत सारे लोगों का हुजूम पिछला के किनारे इकट्ठा होता है। दोनों तरफ की रस्सी ही कितनी बड़ी बनवाई होगी आप देखा ना। पिछला बड़ी ही विशाल वृद्ध झील है, तो दोनों तरफ रस्सी से बांधा जाता है
रस्सी को बांधा जाता है और जो नटनी होती है उस रस्सी पर चलना प्रारंभ करती है। शुरू शुरू में सबको लगा कि ही चल पाएगी, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता गया, रोमांच बढ़ता गया, लोग वोटिंग करने लगे कि अब तो पहुंच ही जाएगी। नटनी ने जो है वो आधी पिछला क्रॉस कर ली और लोगों ने सोचा कि अरे ये तो पहुंच ही जाएगी। अब तो क्या हुआ कि राणा लाखा के जो मंत्री हैं वे लोग भी इस चीज को देख करके अप्रिशिएट करने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये तो पिछला पार कर सकती है नटनी। तो अपन क्या करते हैं, सबके सब वो जो मंत्री हैं वो भी हुटिंग करने लगे और नटनी को प्रेस करने लग गए। एक व्यक्ति मात्र दुखी है, वो है राणा लाखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये नटनी अगर पिछला पार कर गई तो मेरा तो आधा राज चला जाएगा। तो उनकी जो मंत्री हुटिंग कर रहे थे कि यहाँ पहुंचने वाली है, शाबाश पहुंच जाएगी, उनमें से एक मंत्री को बुला से कहा कि इधर आ रहे। उसने कहा कही राणा जी क्या हुआ, कि बड़े मजा आ रहा है साहब के देखने में, मैं आप बताओ आपको क्या समस्या हुई। उसने कहा कि तू इसको प्रेस तो कर रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये जो नटनी है यदि पिछला पार कर जाती है तो मुझे आधा राज्य देना पड़ेगा, किसको, नट को, और नट जो है आधे मेवाड़ का सम्राट बनेगा। फिर ध्यान रखना तुम लोगों को उधर ही भेजूंगा जो ताड़ियां पीट रहे हो ना, क्योंकि तुम फिर नट के नीचे काम करना, अभी तो राणा जी के सेवक हो, फिर तुम नट के दास बनोगे। मंत्री को लगा हाँ राणा जी का वाकई में आधा राज चला जाएगा तो मंत्री भी आधे जाएंगे, साम्राज्य आधा जाएगा। मंत्री को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, राणा जी का रास्तों में नहीं जाने दूंगा। और मंत्री क्या करता है, उस नटनी का जो बच्चा है बगल में खेल रहा होता है उससे बुलाता है इधर आ रहे, और उसकी तमाचा मारता है जोर से गाल पे। और वो बालक है, छोटा बच्चा है, अगर छोटा मारोगे तो रोएगा। बेचारा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो उसकी माँ जो है नटनी वो चल रही है रस्सी पर। अब उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है, क्योंकि माँ जो होती है, माँ को अपने बच्चे से बड़ा प्रेम है। वो क्या करती है, जैसे अपने बच्चे की आवाज सुनती है उसका ध्यान भंग होता है और रस्सी से वो गिर जाती है और पिछला में गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। नट रोता रोता उनके पास आया कि राणा जी मेरी तो पत्नी चली गई, परिवार उजड़ गया मेरा। तो राणा जी ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, जो हुआ सो हुआ। तेरी नटनी की स्मृति में मैं एक चबूतरा बनाता हूं और पिछला के किनारे जो है, पिछला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है भाई। तो ध्यान रखें, नटनी का चबूतरा राणा लाखा के काल में बना है। उस नटनी की स्मृति में, गलकी की स्मृति में बनवाया गया था। तो याद रखना है पिछला के किनारे एक नटनी का चबूतरा भी है। तो ये नट जाति वाली बात होगी। इसके बाद अगली बात अगर हम करें तो राणा लाखा का जीवन जो है वो किस्से और कहानी से भरा हुआ है। जैसा मैंने कहा था, एक बार और एक बड़ी जोरदार घटना होती है राणा लाखा के काल में। होता क्या है कि राणा लाखा जो हैं उनके एक बड़े ही होनहार पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम था कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा, कुंवर चुंडा मेवाड़ के युवराज हुआ करते थे, सबसे बड़े बेटा थे राणा लाखा के, और उन्हीं को राजा भी बनना था उनके बाद में। तो एक क्षेत्र है मेवाड़ से ही जिसकी सीमा लगी हुई है, जिसका नाम है मारवाड़। मारवाड़, आप लोग मारवाड़ को यदि नहीं समझ पा रहे हो तो इसको अपन एक क्षेत्र, एक आज का जो जिला है जिसका नाम है जोधपुर, जोधपुर को आप सब जानते हो। तो ये जो जोधपुर साम्राज्य है, इस जोधपुर साम्राज्य में उस समय पाली आता था, जोधपुर आता था, नागौर आता था, जालौर आता था, इन सबको मिलाकर के और एक विस्तृत साम्राज्य बनता है जिसका नाम है मारवाड़। तो मारवाड़ का एक राजा होता है जिसका नाम है राव चूड़ा। राव चूड़ा, ध्यान रखना दोनों चूड़ा है, एक राणा लाखा के बेटा है ना, चुंडा उनको बोलते, चुंडा इनको भी बोलते। तो राव चुंडा जो है, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई। तो चारों ओर चर्चाएं थी कि राव चुंडा को पता लगा कि मेवाड़ में एक बड़ा ही होनहार युवराज है और राजा बनने वाला है, मेवाड़ का राजा बनेगा, तो क्यों न राव चुंडा से कुंवर चुंडा से मेरी पुत्री का मैं विवाह करा दूं। तो राव चुंडा जो है वो सगाई का नारियल लेकर के और अपने लोगों को भेजते हैं राणा लाखा के दरबार में, क्योंकि तब तक राणा लाखा ही है, राजा वही है। तो उनके दरबार में भेजा गया। तो ऐसा कहा जाता है कि राणा दरबार में बैठे हुए हैं, उनके मंत्री सिपह सलार बैठे हुए हैं और वो
सारे जो लोग भेजे जाते हैं वो दूत सगाई का नारियल लेकर के आते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा हम मारवाड़ से आए हैं, कि सब कुशल से। अच्छा, आप वहाँ के राजा का कोई समस्या तो नहीं है? किस प्रयोजन से आप लोग आए हो? उन्होंने कहा कि हम सगाई का नारियल लेकर के आए हैं, हम विवाह करवाना चाहते हैं हमारी पुत्री का, हमारी कन्या का। तो राणा लाखा इसी बीच हास प्रयास में ये कह देते हैं कि सगाई का नारियल, वो भी हमारे लिए, हमारे तो अब उम्र होने को चली है। ऐसा सुनते ही जितने भी दरबारी होते हैं उन सगाई के नारियल लाने वाले लोगों पर हंस पड़ते हैं। वो सोचते हैं कि देखो इस बूढ़ी के लिए ये सगाई का नारियल लेकर के आ गए, ये कितने मूर्ख हैं। वो लोग जो होते हैं बेचारे सक पका जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार राणा जी ने गलत समझ लिया, अपन तो सगाई का नारियल किसके लेकर आए? कुंवर चुंडा के लिए लाए, और इन्होंने क्या समझ लिया कि स्वयं इन्हीं के लिए लाए हैं। तो हास परिहास हो जाता है, बेचारों की बेइज्जती हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति जो होता है वो करेक्ट करता है, थोड़ी हिम्मत जुटाता है और राणा जी से कहता है कि राणा जी क्षमा करें, समझने की थोड़ी भूल हुई है। ये जो नारियल है सगाई का, ये हम आपके लिए नहीं लाए हैं, आपके बड़े बेटे कुंवर चुंडा के लिए लाए हैं। अब ये बात कहते ही जो दरबारी थे वो फिर से हंसते हैं, लेकिन इस बार हंसते हैं राणा लाखा के ऊपर। कहते हैं कि देखो डोकरा ब्याह करना चाह रहा है, इस उम्र में भी, जिस उम्र में इसको अपने पुत्रों का ब्याह करना चाहिए, रिटायरमेंट ही ले लेना चाहिए, उस उम्र में इसको शादी करने की पड़ी है। तो राणा लाखा भी उस समय सक पका जाते हैं, बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। कुंवर चुंडा को ये बात बड़ी बुरी लगी, उन्हें लगा कि यार आज तो बापू की बड़ी बेइज्जती हो गई। इसीलिए कुंवर चुंडा जो है वो उन जो दूत आए थे मारवाड़ के दूत, उनसे कहते हैं कि देखिए भाई, मुझे जो है आपकी कन्या से विवाह नहीं करना है। विवाह करना है तो आपको, आपकी कन्या से यदि विवाह करना है तो हमारे पिता का विवाह कराओ, मैं इस कन्या से विवाह नहीं करूंगा। उन लोगों ने कहा साहब विवाह करना है तो आप कीजिए, हमारी कन्या को, आपके पिता को देखो तो सही कितने बूढ़े हो, उनसे शादी करके उसका जीवन थोड़ी खराब करना है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपकी कन्या का आप विवाह कहीं पे भी करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो है मेवाड़ के राजा जो बनने वाले हैं कुंवर चुंडा, उनसे ब्याह करना था, और अगर आपको विवाह नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो बाद में होता क्या है कि कुंवर चुंडा कहते हैं कि भाई हमें तो अब अगर तुम्हें विवाह करवाना है तो हमारे पिताजी से ही कराओ, क्योंकि सम्मान का प्रश्न हो चुका है। और वैसे भी यदि तुम, हमारे पिताजी ने विवाह की इच्छा जाहिर की है तो कन्या जो है वो हमारे लिए वैसे ही माता तुल्य हो चुकी है। बड़ी बहस हुई, बड़ी बातचीत चली। इसके बाद जो मारवाड़ वाले हैं वो कहते हैं कि हम तुमसे विवाह केवल इस वजह से नहीं कर रहे थे कि तुम मेवाड़ के राजकुमार हो, एक और बात यह है कि तुम मेवाड़ के होने वाले राजा भी हो, और हमें हमारी कन्या के बाद राजा से ही करवाना है। मान लो हम अभी राणा लाखा से भी ब्याह करा देंगे तो भी क्या होगा, फिर जो राणा लाखा से यदि हमने विवाह करवा दिया तो तुम बाद में राजा बन जाओगे, और हमारी जो बेटी है उसका जो पुत्र रहेगा वो तुम्हारा दास बनेगा, तुम्हारा सामंत बनेगा, तुम्हारे अधीनस्थ काम करेगा। तो हमारी इच्छा तो ये थी कि राजा से ही हो, और हमारी जो बेटी है, हमारी जो पुत्री है, उसके जो नाती हो, पोते हो, वो सब भी राज करें, और बाद में जो तुम्हारे पुत्र हैं वो हमारा मेवाड़ छीन ही लेंगे उनसे। तो राव चुड़ा के इस प्रस्ताव पर विचार किया कुंवर चुंडा ने, और उन्होंने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पिता का विवाह कराकर, मेरे पिता से आप हंसाबाई का विवाह करा दो तो उनका जो पुत्र होगा उसको हम राजा बनवा देंगे। होता क्या है, एक बार राणा लाखा जो हैं बूंदी की एक राजकुमारी से विवाह करके लाते हैं। बूंदी की एक राजकुमारी जो हैं उनसे विवाह करके उन्हें चित्तौड़ ले आते हैं। अब राजकुमारी जी आए हैं, नई नई शादी हुई है उनकी, तो राणा लाखा एक दिन उनके साथ ऐसे ही भोजन वगैरह कर रहे थे, और उनसे कहते हैं कि भाई आप हमारे चित्तौड़गढ़ में घूमे हो नहीं घूमे हो, हमारे मेवाड़ का भ्रमण किया ही नहीं किया है, और आपको ये कैसा लगा है। तो राजकुमारी जो होती है, वो जो नई रानी होती है, हाड़ी रानी उन्हें आप कह सकते हो, तो वो कहती है कि बहुत सुंदर है आपका मेवाड़, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है। उसने कहा अच्छा, इतना अच्छा है कि हाँ बहुत अच्छा है।
अगर इस संसार में बूंदी के बाद यदि कोई विश्व में सबसे सुंदर शहर, सुंदर प्रदेश जो है वो है मेवाड़। ये सुनते ही राणा लाखा को लगा कि एक बार और बोलना, किसके बाद? कि बूंदी के बाद यदि सबसे सुंदर कोई जगह है तो वो मेवाड़ है, वो चित्तौड़ है। राणा लाखा ने कहा इसका मतलब आपने ढंग से नहीं देखा। उन्होंने दासों को बुलाया, उनसे कहा कि अरे थोड़ा ढंग से तो दिखाओ, क्या कह रही है रानी जी कि बूंदी के बाद दूसरे रैंक है अपनी है पूरे विश्व में? तो ठीक बात नहीं है ये, अच्छे से घुमा के लाओ रानी साहब को। रानी साहब को फिर घुमाया जाता है। घुमा के लाने के बाद वो पूछते हैं कि अब बताइए कैसा लगा? रानी साहब का वही जवाब है कि हमें जो है हमारी बूंदी के बाद सबसे प्यारा जो लगता है आपका चित्तौड़ लगता है, सबसे बढ़िया है, बेहतर है, विश्व में दोनों ही शहर सबसे बढ़िया है, बूंदी और बूंदी के बाद में चित्तौड़गढ़। अब राणा को रहा नहीं गया, वो बाहर आते हैं बड़े गुस्से में और आकर के सेना नायक को बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि चलो बूंदी पर आक्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि हुजूर हुआ क्या है, अभी तो ब्याह करके आए हैं वहां से, 4 दिन नहीं हुए, आप कह रहे हो कि आक्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि रानी साहब का कहना है कि इस संसार में जो है 2 ही शहर बहुत सुंदर हैं, सबसे सुंदर बूंदी और इसके बाद चित्तौड़गढ़। अगर अपन बूंदी को तोड़ देंगे तो फिर तो अपना चित्तौड़ ही बचेगा। राणा समझ नहीं पाए कि महिलाओं को जो है पियर बड़ा प्रेमी, बहुत ही पियर से बड़ा प्रेम होता है और उनको पियर सदा ही बहुत अच्छा लगेगा, भले वो कैसा ही हो, लेकिन हट तो हट है। अब जो सेनापति है, बाकी जितने भी लोग हैं, वो सब समझाते हैं कि राणा जी मानो, ऐसा नहीं कर सकते, ये करना बिल्कुल ही गलत है, बुरा है, अपनी तूतू हो जाएगी पूरे राजपुताने में। राणा नहीं मानते। राणा ने कहा मैंने कसम खा ली कि जब तक मैं बूंदी को गिरा नहीं दूंगा ना तब तक खाना नहीं खाऊंगा। लोगों ने कहा मरा दी, अब अगर लड़ने जाए बूंदी वालों से तो बड़ी बुरी बात हो। तो उनमें से ही फिर एक समझदार व्यक्ति जो होते हैं उनको बुलाते हैं कि आपने क्या रहने की बात की, कौन सी कसम खाई है आपने? कि बूंदी का किला गिराने की बात कही है या तारागढ़ को गिराने की बात कही। तारागढ़ जब तक मैं गिरा नहीं दूंगा बूंदी वाला, तब तक जब तक मैं तारागढ़ नहीं तोड़ दूंगा या बूंदी का किला नहीं तोड़ दूंगा तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। ये क्या करते हैं, मेवाड़ की सीमा पर एक नकली तारागढ़ बनवा देते हैं, नकली तारागढ़ बनवा देते हैं। और ये जो नकली तारागढ़ है, नकली तारागढ़ बनवा करके और राणा से कहते हैं कि चलो आप अपने ही क्षेत्र में बना लेते हैं एक नकली तारागढ़, अभी के लिए आप प्रतिज्ञा पूरी कर लो, फिर थोड़े बस सालों बाद देख लेंगे, आप जब चाहो जब तारागढ़ तोड़ सकते हो, आप सर्व समर्थ हो, लेकिन अभी शादी करके आए हो तो उससे अपनी बड़ी बेइज्जती होगी, तो चलो आप इस नकली तारागढ़ को गिरा दीजिए। राणा ने कहा ठीक है चलो, ये आइडिया भी सही है। तो राणा अपनी सेना तैयार करवाते हैं, जैसे किसी किले पर आक्रमण करने जाते हैं ठीक उसी प्रकार से नकली तारागढ़ को तोड़ने के लिए चले गए राणा लाखा। अब जैसे ही उस तारागढ़ को तोड़ने के लिए वो पहुंचे और उनकी सेना वहां पर रुकी, उधर से एक तीर उड़ करके राणा लाखा की तरफ आता है। राणा लाखा ने कहा कि उधर कौन चला गया रे, उधर से नहीं चलाना था, इधर से चलाना है अपने को तीर। तो लोग जाकर के देखते हैं, पास में जाकर के देखा तो कोई और नहीं, वो जो राजकुमारी थी, बूंदी की राजकुमारी, इनके साथ में इनका एक भाई आया हुआ था, इनका नाम था कुंभहाड़ा। कुंभहाड़ा कुंभहाड़ा अपनी बहन के साथ आ गया था उनके ससुराल। आज भी विवाह आदि होते हैं तो एक भाई या बहन जो होते हैं वो अपने दुल्हन, नई दुल्हन के साथ जाती है ससुराल। तो कुंभहाड़ा आए हुए थे, उन्होंने देखा कि ये लोग बूंदी का किला गिराना चाहते हैं, नकली ही बूंदी का किला गिराए, पर अगर अपने होते हुए गिर गया तो फिर तो बड़ा धिक्कार है। इसलिए कुंभहाड़ा उस किले को डिफेंड करने पहुंच जाता है, उस नकली किले को डिफेंड करने के लिए पहुंच जाता है। तो लोगों, जब लोग वहां पर देखने गए, है ना, कुंभ पूछते हैं कि भाई कौन था रे, क्या हुआ उधर? उन्होंने कहा कोई और नहीं, बियाई जी अपने आपके साड़ा जी, वो क्या कर रहे हैं उधर, उनको तो उधर ले जाओ, खाना वाना खिलाओ, घुमाओ फिराओ, उनको यहाँ पर क्या काम है, उनको नहीं तोड़ना है, अपने को तोड़ना है, हो तो उन्हीं का किला उनसे तोड़ाओगे। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, जाते हैं। कुंभहाड़ा से बातचीत की तो कुंभहाड़ा कहते हैं कि देखो ये जो आप बना रहे हो ना नकली तारागढ़, ये हमारे बूंदी के तारागढ़ की प्रतिकृति समझ करके आप अगर गिरा रहे हो तो मैं इसे नहीं गिराने दूंगा। और ये बात सुनते ही अब लोग बड़े सदके में आ गए, उन्हें लगा कि यार अब ये नहीं गिराने देगा, उधर राणा जी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। लोग वापस से राणा के पास जाते हैं, राणा से कहते हैं वो नहीं मान रहे आपके साड़ा जी, बियाई जी बिल्कुल अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अपन नहीं तोड़ने देंगे। तो राणा लाखा ने कहा कि उसे समझाओ और किसी भी करके मनाओ, भाई मुझे भूख लगी हुई है बड़ी जोर से। और
ऐसा कहा जाता है कि वो जो कुंभाहाड़ा है, वो जो वीर हाड़ा राजपूत योद्धा है, वो जो बालक है जिसे अपने देश से इतना प्रेम था कि वो मानता ही नहीं है। अंततः संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि उस राजकुमार को मारा जाता है, उसको मारना पड़ता है। वो जो राजकुमार है अपना बलिदान दे देता है, वो अपने प्राणों का बलिदान देकर के और इस नकली तारागढ़ की रक्षा करता है। आप सोचे, वो कहता है कि यदि ये जो है किला मेरे देश के प्रतिकृति है तो मैं इसका हनन नहीं होने दूंगा, इस मेरे देश के प्रतीक किले को भी मैं नहीं गिराने दूंगा जब तक मैं जीवित हूं। ऐसे ऐसे वीर योद्धा राजकुमार वहां करते थे, तब जाकर के कहीं ये धरती सुरक्षित रही है इतने सालों तक। तो ध्यान रखे भाई, कुंभाहाड़ा जो है अपना प्राण त्याग देते, अपना बलिदान दे देते जीवन का, लेकिन अपने तारागढ़ को गिरने नहीं देते हैं। तो ऐसे ऐसे बलिदानी पुरुष, ऐसे ऐसे बलिदानी युवा राजकुमार हुआ करते थे जो अपने देश से इतना प्रेम किया करते थे, तब जाकर के कहीं राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है। यूं ही नहीं कहा गया है भाई, बड़े लोगों के बड़े त्याग हैं। आगे हम देखते हैं कि राणा लाखा जो हैं, राणा लाखा इनके एक ज्येष्ठ पुत्र थे कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा, इन्हें राणा चुंडा भी कह सकते हो आप। कुंवर चुंडा जो हैं वो अगले होने वाले राजा थे। अब अगर अगला होने वाला राजा है तो स्वाभाविक सी बात है कि शादी ब्याह आदि के प्रस्ताव भी आएंगे इसे। तो होता क्या है, मारवाड़ का एक राजा हुआ करता था। मारवाड़ के राजा हैं रावचोड़ा। रावचोड़ा जो है वो मारवाड़ के राजा हैं, रावचुंडा भी बोलते हैं, रावचुंडा। वो कुंवर चुंडा के लिए, रावचोड़ा की एक पुत्री थी हंसाबाई। हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, सगाई का नारियल भेजते हैं। हंसाबाई की सगाई का नारियल भेजा गया किन के लिए? कुंवर चुंडा के लिए, जो कि ज्येष्ठ पुत्र हैं राणा लाखा के, क्योंकि वो उनके बाद तो राणा वही बनेंगे। इंटर्नशिप चालू थी उनके उस समय पर। तो अब होता गया है कि जो लोग सगाई का नारियल लेकर के जाते हैं, वो जैसे ही वहां पर नारियल लेकर के पहुंचे, राणा लाखा का दरबार लगा हुआ है। और राणा लाखा क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप कैसे आना हुआ आपका? तो कहते हैं कि हम सगाई का नारियल लेकर के आए हैं, विवाह का नारियल लेकर के आए हैं, विवाह प्रस्ताव लाए हैं मारवाड़ की राजकुमारी का, हंसाबाई का। तो राणा लाखा जो है बड़ा ठहाका लगा करके हंसते। वो कहते हैं कि अरे वाह, इस उम्र में भी मेरे लिए विवाह के रिश्ते आ रहे हैं। और उनके साथ साथ जो पूरा दरबार होता है उन लोगों पर हंस देता है कि एक इस इतने बूढ़े व्यक्ति के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर के आ गए। उनमें से एक व्यक्ति होता है, राणा लाखा की बात को करेक्ट करते हुए कहता है कि क्षमा करें राणा जी, ये विवाह का प्रस्ताव आपके लिए नहीं था, ये विवाह का प्रस्ताव जो है आपके कुंवर चुंडा के लिए हम लेकर के आए हैं और उन्हीं से हम विवाह करना चाहते हैं हमारी पुत्री का। तो अब जो दरबार वाले हैं वो उस व्यक्ति की बात को करेक्ट करते दोबारा हंसते हैं। और वो हंसते हैं इस बार राणा लाखा के ऊपर कि देखो डोकरा अभी भी शादी करना चाह रहा है। बुढ़ापे में भी कौन शादी करता है इस उम्र में? अपने बेटों के बारे में तो सोच नहीं रहा है, अभी खुद को ही शादी करनी है। तो राणा लाखा थोड़े शक पका जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार बड़ी बेइज्जती होगी अपनी, और अब हम क्या करेंगे कि उस दरबार को रद्द करेंगे। और क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो ये हो सकता है कि दरबार रद्द कर दिया जाए। कुंवर चुंडा देखते हैं कि बापू की बड़ी बेइज्जती हुई है। वो मारवाड़ वालों से कहते हैं कि देखो भाई, हमारे पिता ने ना इस कन्या से यदि विवाह की इच्छा जाहिर की है, इच्छा प्रकट की है, तो उन्हीं से आप इनका विवाह कराओ, मैं इससे विवाह नहीं करूँगा। वो लोग कहते हैं आपके बापू को तो देखो, उसे कैसे शादी करा सकते, कितने बूढ़े हो गए हो, हम तो आपसे शादी कराएं, आप करना चाहते हो तो बोलो। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस कन्या से मेरे पिताजी ने विवाह के लिए इच्छा प्रकट की हो, वो कन्या तो स्वतः ही मेरे लिए माता तुल्य है और मैं उससे विवाह कभी भी नहीं करूँगा। आप चाहो तो अपनी बेटी का विवाह कहीं पर भी कराओ। तो मारवाड़ वाले यहाँ पर क्या करते हैं, कूटनीतिक की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप इस कन्या का विवाह अपने पिता से ही कराना चाहते हो तो हमारी एक शर्त है। उनका बोलिए क्या शर्त है? कि आप जो हैं सबसे बड़े राजकुमार हैं, इसके बाद राजा आप ही को बनना है राणा लाखा के बाद। आप हमें वचन दें
आप हमें आश्वस्त करें कि आप जो हैं वो मेवाड़ के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, आप राणा नहीं बनेंगे, और हमारी जो कन्या है उस कन्या के पुत्र को ही हम आप राजा बनने देंगे। ये बात सुनी कुंवर चुंडा ने, तो उन्हें लगने लगा कि यार अगर ऐसा कर दिया जाए तो बापू का विवाह हो जाएगा। तो कुंवर चुंडा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, वो उनकी शर्त को मान जाते हैं और राणा लाखा का विवाह करवा दिया जाता है हंसाबाई से। कुंवर चुंडा एक प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा जो महाभारत काल में एक राजकुमार हुआ करते थे, महाराज शांतनु के पुत्र देवव्रत, उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी जो है हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा और न ही कभी विवाह करूंगा। किस लिए कि एक मछुआरे की कन्या थी सत्यवती, उससे महाराज शांतनु को प्रेम हो जाता है। अब महाराज शांतनु को जब प्रेम हुआ तो वो मछुआरे के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो जो मछुआरा है वो शर्त रख देता है कि आप अगर हमारी कन्या के पुत्र को ही राजा बनाओ तो जाकर के हम क्या करेंगे, हमारी कन्या का विवाह आपसे कराएंगे। तो ये बात बड़े बेटे देवव्रत को जब पता लगी तो देवव्रत क्या करते हैं, वो एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा और न ही कभी विवाह करूंगा। तो ऐसी भीष्म पिता प्रतिज्ञा लेने के कारण उन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। इधर कुंवर चुंडा भी एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं ना कभी भी मेवाड़ के राज सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जमाऊंगा और मैं सदा मेवाड़ के सिंहासन की रक्षा करूंगा, कभी भी राजा नहीं बनूंगा। लेकिन ध्यान रहे, कुंवर चुंडा ने विवाह नहीं करूंगा ये प्रतिज्ञा नहीं ली थी, उन्होंने केवल राज त्यागा था कि हंसाबाई के बेटे को क्या बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए। ये प्रतिज्ञा भी उस समय कम नहीं हुआ करती थी। कुंवर चुंडा क्या करते हैं, अपना राज्य त्याग देते हैं, राज्य जो सिंहासन है, राज सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग देते हैं। इसीलिए इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। भाई मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है कि नहीं कुंवर चुंडा को। ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता के प्रेम में राज त्याग देता है और कहता है कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा और इनके उत्तराधिकारी भी कभी भी राजा नहीं बनते हैं। तो राणा लाखा को लगता है कि यार मेरा पुत्र कितना एकदम राम ही है कि मेरे से इतना प्रेम कर रहा है कि मेरा विवाह हो जाए, इसलिए राज त्याग रहा है। जिस समय में लोग मार दिया करते थे राज्य प्राप्त करने के लिए, भाइयों को अन्य अन्य लोगों की हत्याएं कर देते थे, षड्यंत्र कर दिया करते थे, उस समय में ऐसा पुत्र जो कि ये ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं कभी राजा ही नहीं बनूंगा और मैं राज नहीं चाहता हूं, बस मेरा एक विवाह हो जाए। इसलिए राणा लाखा क्या करते हैं, राणा लाखा कुंवर चुंडा को विशेषाधिकार देते हैं। कुंवर चुंडा को क्या देते हैं, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या दिए साहब, आज डिसाइड कौन कर रहा है कि राणा कौन बनेगा, कुंवर चुंडा कर रहा है कि मेरे बाद जो हंसाबाई का बेटा है वो राणा बनेगा। तो इनको यह अधिकार दिया गया कि आज के बाद जो है कुंवर चुंडा के वंशज, कुंवर चुंडा जब तक कुंवर चुंडा जीवित है तब तक वो, और उनके बाद उनके वंशज मेवाड़ का उत्तराधिकारी डिसाइड करेंगे। मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो है वो तय करेंगे, उत्तराधिकारी तय करेंगे। इनको एक सबसे बड़ा ठिकाना दिया जाता है, वैसे 4 ठिकाने दिए थे इनको, 4 प्रथम श्रेणी के बड़े ठिकाने दिए गए, जिनमें है सलुम्बर। सलुम्बर आजकल जिला बन चुका है अपना, उस समय भी बहुत बड़ा ठिकाना था। सलुम्बर के बाद में आमेठ, देवगढ़ और बेगू। सलुम्बर, आमेठ, देवगढ़ और बेगू,
ये ठिकाने दिए जाते हैं कुंवर चुंडा को, और उन्हें जो है हरावल में लड़ने का अधिकार दिया जाता है। हरावल क्या होती है साहब? युद्ध भूमि में जो सबसे अग्रिम भाग होता है उसे कहा जाता है हरावल दस्ता या हरावल सेना टुकड़ी, और जो मध्य भाग होता है उसमें राणा लड़ता है, एक पश्चिम भाग होता है तो सबसे आगे के भाग को कहा जाता है हरावल। और हरावल में लड़ने का अधिकार प्राप्त दिया किसको? कुंवर चुंडा को और उसके वंशजों को। तो हरावल में लड़ने का अधिकार दिया इनको। इसके अलावा अब तक क्या है कि जो जितने भी मेवाड़ के डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, कागज हुआ करते थे, जितने भी पट्टे परवाने हुआ करते थे, उन पर हस्ताक्षर होते थे राणा के। लेकिन अब के बाद में राणा के साथ साथ जो चुंडा जी हैं और चुंडा के जो वंशज हैं उनके भी हस्ताक्षर होने चाहिए, उनके भालों के चिन्ह, उनके हस्ताक्षर, उनकी मोहर आदि लगाई जाएगी, तब जाकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो हरावल में लड़ने का अधिकार दे दिया। मेवाड़ के पट्टे परवानों पर, मेवाड़ के पट्टे परवानों पर इनके राज चिन्ह लागू किए गए। इसके अलावा जो चुंडा है, चुंडा को राजा कौन बनेगा इसका अधिकार दिया गया। ध्यान रखना है, चुंडा के वंशज जो थे वो चुंडावत कहलाए हैं। क्या कहलाए हैं? चुंडावत। और चुंडावत जो हैं वो आने वाले समय में बड़ा रोल निभाएंगे अपने मेवाड़ के इतिहास में। चुंडावतों का बड़ा प्रभाव रहा है भाई। तो इन्होंने विवाह आदि किए तभी तो चुंडावत हुए। तो विवाह की प्रतिज्ञा नहीं ली थी, प्रतिज्ञा ली थी कौन सी? राज त्यागने की। और राज त्यागने के उपरांत उन्हें इस प्रकार के विशेष अधिकार दिए गए कि मेवाड़ के पट्टे परवानों पर इनके हस्ताक्षर होंगे, इनके राज चिन्ह, इनके चिन्ह अंकित किए जाएंगे, इनके भाले आदि के। इसके बाद कुंवर चुंडा जो है मेवाड़ के उत्तराधिकारी को डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी खुद त्याग रहा है तो बाद में ये और इनके वंशज त्यागेंगे। हरावल में लड़ने का अधिकार दिया गया। प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने दिए गए, सलुम्बर, आमेर, देवगढ़ और बेगू। इस प्रकार से कुंवर चुंडा के त्याग के कारण ने मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया है। और हंसाबाई का विवाह जब राणा लाखा से हुआ तो उनका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था राणा मोकल। राणा मोकल जो हैं वो फिर अगले राजा बनते हैं और ये थे अपने राणा लाखा। तो राणा लाखा के बाद में हम अगले राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो हैं राणा मोकल। राणा मोकल जो हैं वो राजा बन जाएंगे 1421 में और 1433 तक ये राजा रहेंगे। राणा मोकल के बारे में विशेष बातें ये है कि उनके दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान जो हैं वो हैं योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। विष्णु भट्ट। इसके बाद में इनके दरबारी शिल्पी याद रखने हैं। दरबारी शिल्पी हैं पना, मना, विसल। इसके बाद में याद रखें राणा मोकल जब राजा बनते हैं तो वो थोड़े छोटे होते हैं, इसीलिए उनके संरक्षक जो हैं उन्हें पहले सबसे पहले 2 संरक्षक होते हैं इनके। पहले संरक्षक कौन रहेंगे? कुंवर चुंडा। दूसरे कौन हैं? राव रणमल। कौन है दोनों? कुंवर चुंडा अभी हमने पढ़ा है कि ये राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कुंवर चुंडा बहुत ईमानदारी से सेवा करते हैं इन लोगों की, लेकिन हंसाबाई को ऐसा लगता है, हंसाबाई इनकी माता जी हैं, कि कुंवर चुंडा कभी भी इनको मार डालेंगे और इनका राज्य छीन लेंगे राणा मोकल का। तो
जब बार बार वो शक करने लगती है तो कुंवर चुंडा को बड़ा बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि यार इस प्रकार से जो इतनी सेवा की जाए और उसके बाद भी यदि हमारे ऊपर संदेह किया जाएगा तो हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। और वो क्या करते हैं, कुंवर चुंडा रूट करके मालवा चले जाते हैं या मांडू चले जाते हैं। मांडू चले गए कौन, कुंवर चुंडा। अब ध्यान रखिए राव रणमल कौन है साहब, तो राव रणमल जो है वो हंसाबाई के भाई हैं। हंसाबाई के भाई हैं। हुआ क्या था, राणा लाखा के हाल से ही राव रणमल का मेवाड़ में आना जाना रहा था। और इधर हुआ क्या था कि एक और घटना घटी थी इनके जीवन में। राव चुंडा जो है मारवाड़ का राजा, इसके बड़े बेटे राव रणमल को या कुंवर रणमल को राजा नहीं बनाता है, बल्कि इसके सबसे छोटे बेटे कान्हा को राजा बना देता है। और कान्हा को जब राजा बनाया तो राव रणमल को बुरा लगा तो वो आ गया मेवाड़। राणा लाखा के काल की बातें हैं ये, मेवाड़ आ गया था। और मेवाड़ में राणा लाखा जो है, राणा लाखा ने इसे धनला की जागीर दे दी थी। धनला एक गांव है, धनला गांव की जागीर दी। धनला की जागीर दे दी किसने, राणा लाखा ने। तब से भाई यहीं पर था, अपनी बहन के यहाँ पर रह रहा है। और बाद में जो है इसका भाग्य इतना उदय हुआ कि जैसे ही कुंवर चुंडा यहाँ से उठ करके गए, अब राव रणमल को जो है हंसाबाई ने क्या किया, यहाँ का प्रशासक बना दिया और संरक्षक बना दिया राणा मोकल का। राणा मोकल छोटे थे तो ज्यादातर पावर आ गई किसके हाथ में, राव रणमल के हाथ में। और राव रणमल ने जो है यहाँ पर कई मेवाड़ी सामंतों को स्थापित कर दिया और जो राठौड़ी सरदार हैं उनका भी एक दल बना दिया था राणा मोकल के काल में। हालांकि राव रणमल बड़ा बहादुर भी था। जब भी राणा मोकल पर संकट आया तो उसने बड़ी बहादुरी से इनका साथ भी दिया है। होता क्या है कि एक बार नागौर का एक राजा होता है जिसका नाम है फिरोज खां। फिरोज खां, ये नागौर का फिरोज खां आक्रमण कर देता है तो इनका एक युद्ध होता है, रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध 1428 में। इस रामपुरा के युद्ध में राणा मोकल और फिरोज खां के मध्य मुकाबला हुआ। इस युद्ध को जीता था राणा मोकल ने, इसके विजेता यही रहे हैं। तो बहादुर तो थे राणा मोकल। बाद में हुआ क्या है कि एक बार ये गुजरात अभियान पर भी गए। गुजरात अभियान भी इन लोगों ने किया है। और गुजरात अभियान पर जब ये गए तो एक युद्ध है जिलवाड़ा का युद्ध। जिलवाड़ा का युद्ध ये हुआ था 1433 में। इसमें राणा मोकल जो हैं वो गुजरात का एक राजा है अहमद शाह। इस अहमद शाह से मुकाबला करते हैं और इस युद्ध को भी ये जीत लेते हैं। तो विनर तो ये रहे हैं, बहादुर रहे हैं। रणमल का भी इनका बड़ा सहयोग रहा है। बाद में होता क्या है कि जैसे ही इस जिलवाड़ा के अभियान पर, इस युद्ध पर ये विजय प्राप्त करते हैं तो अपने शिविर की ओर लौट रहे होते हैं। तो हमने आपको एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दी थी जिसका नाम था राणा खेता। राणा खेता और राणा खेता के जो बेटे थे उनमें से एक का नाम है चाचा और दूसरे का नाम है मेरा। ये दोनों इनकी खातिन पत्नी जो थी उसकी संतानें हैं। तो जब ये इस अपने शिविर की ओर लौट रहे थे तो राणा मोकल ने संयोगवश पूछ लिया ऐसे ही कि ये पेड़ कौन सा है। तो चाचा और मेरा का ईगो हर्ट हो गया। उन्हें लगा कि यार ये जो आदमी है ना, ये हमारे नीचा दिखाने के लिए ये पूछ रहा है कि ये पेड़ कौन सा है, क्योंकि हम किसी खातिन महिला से उत्पन्न हैं। ये राणा में नीचा दिखाना चाहता है। इस बात का उन्होंने मन में प्रतिशोध लेने का विचार किया। और चाचा मेरा जो है, एक व्यक्ति और होता है महपा पवार।
महपा पंवार, चाचा मेरा प्लस महपा पंवार मिलकर के और इसी अभियान के दौरान राणा मोकल की हत्या कर देते हैं। तो राणा मोकल की हत्या की थी इन लोगों ने, किसने? चाचा मेरा और महपा पंवार ने। एक छोटी सी बात को लेकर के, एक सामान्य सी बात को इतना सीरियस ले लिया इन्होंने कि राणा की हत्या कर डाली थी। और इस प्रकार से राणा मोकल का जो काल है वो भी समाप्त होता है। आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फीडबैक दें अपना कि भाई आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी हमें इससे अवगत कराएं ताकि हम लोग अपने आप में सुधार करें। हमें जो है ये जो कैमरे में झांक करके इस कैमरे को पढ़ाने की आदत उतनी है नहीं, अक्सर नहीं होती है, और कैमरा हंसता भी नहीं है, बड़ी समस्या ये है, और नहीं कुछ बोलता है हमसे। तो आप लोग तो बता ही सकते हो फीडबैक में कि भाई आपको किस प्रकार की क्लासेस चाहिए और आपको हमसे कैसी अपेक्षाएं हैं, हम उसमें और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। धीरे धीरे इसी प्रकार से चलता रहेगा जी। तो आप और हम साथ मिलकर के ये जो हिस्ट्री की लेक्चर क्लासेज हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे, पर आप लोग फीडबैक अवश्य दें और बताएं कि हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। धन्यवाद।